हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक और 28 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था आर्मी जीडी का, उसका डिस्कशन करेंगे। पूरे 50% हम डिस्कस करने वाले हैं राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली कैंट आईआरओ। और बताया जा रहा है कि ये वाला जो पेपर है वो सभी पेपर से हार्ड पूछा गया है। पूरे की पूरे 50% डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन ठीक करने का। अपना साथ साथ टेस्ट लगाइएगा, जिनका 25 अप्रैल या 30 मई को एग्जाम है। और जो ये पेपर देकर आए हैं अपने आंसर मैच करेंगे आपके कितने ठीक हो रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज। तो आंसर मैच करते जाएंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है इंदिरा गांधी नहर, उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? और देखिएगा, थोड़े से गले में प्रॉब्लम है तो आप आवाज को मैनेज कीजिएगा, है ना, कहीं कहीं आपको कर्कश सुनाई दे सकता है। तो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पे रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और ये गुलाम वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आंसर मैच करेंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये वाला प्रश्न पूछा गया था और ये वाला प्रश्न नया है और लेवल में मैं बोल सकता हूं कि हाई लेवल है। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये चेन्नई में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जिनका 25 अप्रैल को एग्जाम है, यहाँ पर देखना है आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जितने भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये सभी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। आप पेपर भी एनालाइज करेंगे मेरे साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। नया क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जनजाति है, जनजाति से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन पता होने चाहिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गड्डी। धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति का नाम क्या है? गड्डी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से सभी विद्यार्थी देंगे। 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? और देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है आपके ओरिजिनल पेपर में गलत थे। जैसे ये 1893 को 1853 लिखा हुआ था हिंदी में, और इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट लिखा था। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लिया करो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में आप सभी को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? तो यहाँ पर देखिएगा, कौशल और गांधार, ये दोनों ही राज्य जो हैं ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही राज्य का संबंध बुद्ध के जीवन से है। कहीं ना कहीं इन राज्यों ने अहम भूमिका निभाई है। गॉट इट? तो ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है? अगर आप ये वाला क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है? मणिपुर और कर्नाटक, जबकि मणिपाल कर्नाटक में एक जगह है। इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा था ओरिजिनल पेपर में, और हिंदी में मणिपुर कर्नाटक लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिंडिकेट बैंक। आंसर मैच करिएगा। जिनका 25 अप्रैल को पेपर है और जो पेपर देकर आए हैं वो भी आंसर मैच करेंगे, उतने उनके कितने सही हुए हैं। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? अब यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा कि यदि किसी भी वायु के अंदर आर्द्रता की मात्रा कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, यानी कि संतृप्त हवा। यहाँ पे भरी हुई हवा लिखा था तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। संतृप्त वायु बोला जाता है।
संतृप्त वायु मतलब उसके अंदर अब और बिल्कुल भी नमी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, वो नमी से परिपूर्ण है। आर्द्रता को ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपके सामने स्क्रीन पर भूमध्य रेखा डैश डिग्री माध्यान्ह पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा आप सभी को मालूम होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस? राइट आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है मुंबई। इसको पहले बॉम्बे बोला जाता था, यह ध्यान रखिएगा, बॉम्बे का नया नाम क्या है? मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान, तो ये तो आसान है, ये तो करवाया हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जादूगोड़ा। और देखिए अब आपके एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, समझ रहे हो, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट कर दो। आपसे अब हाई लेवल की ही तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि जो आसान लेवल है वो लगभग सभी ने पढ़ा हुआ है। आसान लेवल के वही 1000 से 2000 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि सभी विद्यार्थी को अच्छे से याद होंगे। अब हाई लेवल की तैयारी थोड़ी सी करवाई जाएगी। इस पैटर्न को देखते हुए इनसे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जा सकते हैं उनके हिसाब से, तो जिनका आने वाला एग्जाम है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है? ये वाला क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये रहती है मेघालय में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे आईएएस आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है। ये आपका मसूरी में है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेवजह डाला हुआ है आपके पेपर में, इसका कोई भी आपके पेपर में डालने का मतलब नहीं बनता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। सामान्य ज्ञान कंप्लीट। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन नंबर 16, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कहां से है? आवर्त सारणी वाले चैप्टर से, पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, पर्यावरण तंत्र समावेश है? तो देखिएगा पर्यावरण तंत्र में निर्जीव घटक और संजीव घटक दोनों ही समावेशित होते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे, स्क्रीन पर है आपके। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का प्रयोग बादल वाले दिन नहीं करते हैं, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, यहाँ पे कौन सा पदार्थ तरल से ठोस में परिवर्तित होने पर नहीं फैलता है? कौन सा पदार्थ तरल से ठोस में परिवर्तित होने पर नहीं फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन डी, टाइप मेटल, यानी कि मुद्रण धातु, जो कि लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो ये फैलती नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, टॉक्सिकोलॉजी डैश का अध्ययन है? अब देखो यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी जो है यह विष का अध्ययन होता है, यानी कि पॉइजन का अध्ययन होता है। और पॉइजन क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके 21 है, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से सेशन को कंप्लीट किया जाएगा। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है? तो शुगर केन, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22, आंसर जल्दी करेंगे। ऐसा कौन सा विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी जो है यह खट्टे फलों, खट्टी सब्जियों वगैरह में होता है, तो ये अंडे में नहीं पाया जाता, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, सोने की परमाणु संख्या क्या है? लगातार 2 प्रश्न आपके पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं।
सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, हवा में, पानी में या फिर उपरोक्त सभी। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। भोजन की ऊर्जा डैश में मापी जाती है। फूड एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरी, केल्विन, सेल्सियस, किलोग्राम। भोजन की ऊर्जा किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। निम्न में से कौन सी धातु है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक चीज है जो कि धातु है, एक मेटल है। तो देखिएगा, ब्रोमीन क्या है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है। क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है? यह एक गैस है। और बेरियम क्या है? यह एक धातु है, मेटल है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्न धातुएं खुली अवस्था में पाई जाती हैं। खुली अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, CH4। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। मेंढक अपने डैश से सांस लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आसान पूछा गया था। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर। तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन ए होगा, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके जीके और जीएस कंप्लीट होती हैं। सेक्शन सी आपका सामान्य गणित है। जल्दी से आंसर देंगे। 31 से 45 प्रश्न। और देखिएगा, टेस्ट को कंप्लीट लगाना है। ओरिजिनल पेपर है आपका 28 मार्च का पूछा हुआ पेपर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। और देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपके गणित वाले सेक्शन में पूछा गया था। तो अंतर देखना है आपको। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, आगे 4 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 16 का अंतर है, फिर आगे 32 का अंतर है। तो यहाँ पे आगे कितने का डिफरेंस होगा? 64 का डिफरेंस होगा। यानी कि 65 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो 129 होगा। और 129 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको बस जोड़ना है, इसको हल करना है प्लस करके। तो संख्याएं लिखी हैं आपके सामने 2.81, 0.002 और यहाँ पे है 0.01। राइट। तो इसको सोल्व करेंगे। 2 यहाँ पे 8, यहाँ पे 2.822। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। 33 आपके सामने है, सिंपल सा प्रश्न है जी। बस इस क्वेश्चन में आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन है कि 2 और 100 के बीच 3 से विभाजित सभी विषम पूर्णांक का योग कितना है? 3 से विभाजित सभी विषम पूर्णांक। तो देखिए, 3 से विभाजित कौन सी होंगी? 2 और कितने के बीच बोला है आपसे? यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। 2 और 100 के बीच। तो देखिएगा, 3 से विभाजित होने वाली 2 के बाद कौन सी संख्या होगी? 3 होगी। और इसके बाद आपको जो 6 है वो नहीं लेना है, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है, ऑड नहीं है। इसके बाद आपको सीधा 9 लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको 12 ना लेकर क्या लेना है? 15 लेना है। ऐसे करके आपको विषम संख्याएं लेनी है। ओके। और ऐसे करते करते लास्ट की जो संख्या होगी वो आपकी 99 होगी, 3 से विभाजित। अब देखो, यहां पर आपको बोला है उनका योग कितना है। सबसे पहले हमको पता लग गया, जो ए है वो आपकी क्या है? ये आपकी एपी वाली सीरीज बन रही है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहे हो? इसके अंदर जो ए है वो कितना है? यहां पर देखिएगा, पहले जो ए है वो आपको 3 दे रखा है। जो डी है वो कितना है? यानी कि इनका सार्वंतर वो आपका 6 है। और यहां पे जो
ए एन की वैल्यू दे रखी है 99वां पद आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये आपको 99 दे रखा है, पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 99 कौन से नंबर पे है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इनका योग निकालने का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ n/2 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो पहली संख्या हम सभी को मालूम है, ओके, 3 है, और लास्ट संख्या आपको लास्ट संख्या भी हमको मालूम है 99, और n हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पर आपकी संख्याएं चल रही हैं 3, 9, 15 और ऐसे करते करते 99 तक। तो पहले ए एन निकालना है। यहां पर देखिएगा एन निकालना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र होता है। ए एन कितना है, 99 दे रखा है आपको, ए हमारा 3 है जैसा मैंने आपको बताया है। यहाँ पे लिखेंगे हम n माइनस 1 और यहाँ पे d हमारा कितना है, 6 है इनका अंतर। अब यहाँ पर देखिएगा 99 लिखा मैंने, और देखो इसको सोल्व करेंगे 3 प्लस 6n माइनस 6, तो 3 और 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा 6 में, तो माइनस का 3 बचा ना। अब देखो 99 इज इक्वल टू -3 प्लस 6n। अब ये माइनस का 3 इधर जाके 99 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 102 बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपका 6n। तो 6 से भाग कर दो, यहाँ पे 6 कम 6 और 6 7 42, यानी कि n का जो मान है वो कितना आ गया आपका, 17 आ गया। n की वैल्यू आपकी 17 आ गई। मैं इस पूरे को रफ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है। तो देखिएगा यहाँ पे n की जो वैल्यू है, n का मान कितना आ गया आपके सामने, 17 आ गया। सीरीज थी आपकी 3, 9, 15 और ऐसे करते करते 99 तक। अब हमको जोड़ निकालने का सूत्र क्या होता है, n/2 और यहाँ पे पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। n कितना है आपका, 17 है, 17/2 करेंगे, गुणा पहली संख्या 3 है, लास्ट संख्या 99 है, कितना आएगा यहाँ पे, 102 आ जाएगा। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 51 आएगा, और 51 को 17 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 867, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। 867 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जो विद्यार्थी पेपर में करके आए हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं इस टाइप का। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, पी का मान 2 रखेंगे तभी पी x² प्लस QX बराबर 2 इज इक्वल टू 0 होगा। गॉट इट। और ये क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं इसको सोल्व कराऊं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व भी करा दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, सिंपल सा प्रश्न। प्रश्न में बोला गया है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 40 उत्तर सही दिए, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। तो देखो इस 15 पे मत जाओ आप, उसने 10 उत्तर सही दिए हैं, और ये 10% कितना है, 40% के बराबर है। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न है ये आपको बताना है ना। 40% अंक चाहिए, उसने 10 उत्तर सही दिए, और ये 10 क्या है, ये 40% के बराबर आ गया। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है कि किसका 40% जो है वो कितना होगा, 10 होगा। ये निकाल दो, आपका सवाल कंप्लीट। तो देखो 0 से आपकी 0 कट गई, ये 10 इधर जाके 10 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4x इज इक्वल टू 100, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, गुणांक x और y का एलसीएम क्या होगा, जहां x y जो है वो x का गुणक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे होगा। आपको x का कोई भी मान ले लेना है। मान लीजिए आपने x का मान 2 ले लिया, और y क्या है, x का ही कोई गुणज है, तो y का मान आप कुछ भी ले लो। 2 का गुणज कितना ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो। ओके।
अब यहाँ से इनका एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। और आपको एक्स और वाई का एलसीएम पूछा है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, इससे आगे आप बहुत ही आसानी से अपने आप भी कर लोगे। ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक्स और वाई और आपको वाई में से एक आंसर करना है। यहाँ तक मैंने आपको हिंट दे दिया। इन दोनों ऑप्शन में से आपका कोई भी एक ऑप्शन आंसर होगा। इनमें से जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, अपने मध्य बिंदु से आवर्ती वितरण के विचरण का बीज गणितीय का जोड़ हमेशा डैश होता है। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का कि एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। 5625 वर्ग मीटर है। तो देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ए स्क्वायर का मान दे रखा है आपको 5625, और तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, क्योंकि 75 का स्क्वायर कितना होगा, 5625 होगा। अब परिमाप निकालना है, 4a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 4 गुणा आपको 75 करना है। तो 5 चौके 20, हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 300। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 है, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो कुल दूरी आपको बतानी है। तो देखिए, इसको हम किस तरीके से करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा जो स्पीड होती है वो आपकी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टाइम के। गॉट इट? स्पीड जो है यह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे स्पीड का रेशो लेता हूँ। पहले स्पीड कितनी है, 40:35 दे रखी है, मैं रेशो में करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आपके सामने टाइम का रेशो निकाल दूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, 35:40। ये आपका टाइम का रेशो आ गया, इसका उल्टा कर दिया हमने। समझ पा रहे हो? अब इसको मैं रेशो में बदल लूँ अगर, तो यहाँ पे 7:8 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो मैंने इसको टाइम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमको समय दे रखा है 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अब रेशो में कितने का अंतर है जी, तो रेशो में 1 का अंतर है। तो ये क्या है, ये घंटे में है समय, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है तो जो समय का रेशो बना है ये भी तो घंटों में होगा। तो यहाँ पे 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट है। तो इस 15 मिनट को भी घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो। तो यानी कि 1 घंटे का मान कितना है, 1/4 है। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया? अब यहाँ पर देखिएगा, अब इस 1/4 को आप किसी में भी पुट कर दो। पहले हम एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे। हमको कुल दूरी पूछा है, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमको दे रखी है, हमको टाइम निकालना है पहले एक्चुअल। तो यदि 1 घंटे की वैल्यू 1/4 है तो इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं 8 में पुट कर देता हूं। यहाँ पर देखिएगा, तो यदि 1 रेशो की वैल्यू 1/4 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 को 8 से गुणा कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 घंटे आ गया समय। समय जो है यह आपका 2 घंटे आएगा। अब आपको कुल दूरी बतानी है, सिंपल सा प्रश्न। तो देखो, अगर आपने इसमें पुट किया है टाइम तो आपको स्पीड भी 35 लेनी पड़ेगी, सेम स्पीड। तो यहां से कितना आ जाएगा, 35 को फिर हमको 2 से गुणा करना है, स्पीड इनटू टाइम 70 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ अलग तरीके से सोल्व कराया है इसको ताकि आपका जल्दी से आसानी से हो जाए। ध्यान से समझिएगा, इतने से ही पेज में हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करवाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न, राम एक समाचार पत्र 0.50 रुपये लेता है
तो जनवरी महीने में उसे कितने पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो देखो जी, यहाँ पे जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। राम एक समाचार पत्र के 0.50 रुपये लेगा, तो पूरे जनवरी मंथ में कितने रुपए लेगा, इसको 50/100 कर दो, इतने रुपए लेगा, है ना। इसको इससे गुणा कर दो बस। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 31 को आपको 2 से भाग करना है, तो वो पूरे महीने में 15.50 यानी कि 15.5 रुपये लेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। सिंपल सा प्रश्न है जी ये तो, कि 6 सही 2/5 को आपको व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो 5 6 के 30 और 2 32/5 लिखेंगे। ये तो सभी कर लोगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न है कि यदि 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। कि 5 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, भाग करेंगे 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दिन में करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन फटाफट करवाऊंगा क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 43 है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य को कितना बढ़ाएं कि 8% का लाभ हो। तो देखिए, पहले अंकित मूल्य आपका 100 रुपये था मान लो। अब अंकित मूल्य पर आपको 8% का लाभ चाहिए, यानी कि 108 रुपये में बेचना चाहिए उसको। तो यहां पर जो अंकित मूल्य नया रखेगा वो कितना रखे कि उसको 10% की छूट देने के बाद आपका 108 बचे। तो अंकित मूल्य ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अंकित मूल्य को हम 20% बढ़ाएंगे। यहां पर यदि मैं 120 रख दूं 20% बढ़ाने के बाद, तो अगर मैं 120 में 10% की छूट दूंगा तो आपका 108 बचेगा, है ना। तो यानी कि अगर हम अंकित मूल्य को 20% की दर से बढ़ाएंगे और उसके बाद अगर हम उस पर 10% की छूट देंगे तो 8% का लाभ होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 44, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है अलजेब्रा का, x + 1/x = 2। और देखिएगा, ये वाला मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है अलजेब्रा का। आपसे नेक्स्ट पूछा है क्या, x² + 1/x² का मान। आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो x का मान 1 रख के भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो हम x का मान 1 भी पुट कर सकते हैं। नहीं तो x² + 1/x² का सूत्र क्या होता है, p² - 2। समझ रहे हो, यहाँ पे p कितना है आपका, ये 2 जो है ये आपका p होता है। तो आप ये भी पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और -2 करेंगे तो आपका 2 आंसर आएगा। ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। या फिर आप x का मान 1 रखेंगे तभी भी आपका आंसर 2 आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये 1 कब रखना है, जब x + 1/x का मान आपको 2 दिया हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 4 दिया होगा, 5 दिया होगा, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, p² - 2। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा है कि 2 टेबल और आपको बोला है कि 3 चेयर का जो लागत है वो कितनी है, 3500 रुपये है। और आपको आगे बोला है कि 3 टेबल और 2 चेयर की जो लागत है वो कितनी है, 4000 रुपये है। तो हमको 1 कुर्सी और 1 टेबल की लागत बतानी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप क्या करो, इनको जो है आपस में बराबर कर लो। यानी कि अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 6 बन जाएगा। गुणा करने के बाद ये आपका गुणा करने के बाद 9 बनेगा। और 3 को अगर मैं 35 से गुणा करूंगा तो 105 बनेगा। ठीक है, अगला स्टेप मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं। अब ये 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा। और इस 2 को अगर मैं इसमें 4000 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 8000 बनेगा। इसको आप कैंसिल कर देते हैं। आप सभी को पता लग गया ना हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे 2 और 3 से गुणा किया है, ताकि इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो आपकी बराबर हो जाए, जिससे हमको कैंसिल करने में आसानी हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट कीजिएगा, बाद में मैं इनको दोबारा से सॉल्यूशन करवा दूंगा।
आप क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना कि इसको दोबारा से सोल्व करवाओ, दोबारा से समझाओ, तो उसको हम दोबारा से समझा देंगे। अब क्या करो, देखो यहाँ पे इतना काम कर लिया आपने, अब इसको माइनस कर दो, आप माइनस कर दो सभी को। तो ये 6t से 6t कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 5c, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2500 बचेगा। समझ गए? तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, c की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 500 आ गई। यानी कि एक चेयर का मान कितना आ गया, चेयर की वैल्यू तो हमें पता लग गई कितनी है 500 है। इतना चीज समझ में आया सभी को? अब यहां पर देखो, इतना चीज तो आप समझ गए। अब हमको क्या करना है, c की वैल्यू आपको पता लग गई ना 500 है। मैं सभी को रफ कर देता हूं। c की वैल्यू हमारी है 500। तो आप 2 टेबल और 3 चेयर का मान आपको कितना दे रखा था, 3500 दे रखा था। और यहां पे आपको, यहां पे क्या था आपका, 3 टेबल और 2 चेयर की वैल्यू आपको 4000 रुपये दे रखी थी। सी का मान हमने कितना निकाला है, 500 निकाला है। सी का मान 500 निकाला है भाई। तो सी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका टी का मान भी आ जाएगा। मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। यहां पे अगर मैं सी का मान 500 पुट कर दूं तो कितना बनेगा, सी का मान 500 पुट करने के बाद यहां पे आपका 500 दूनी 1000 बनेगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट 1000 लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने 500 पुट किया तो यहां पे कितना बन गया, 1000 बन गया। यहां पे आपका बन गया 1000, यानी कि 3t प्लस 1000 इज इक्वल टू 4000। तो 1000 इधर जाके 4000 में माइनस हो जाएगा, तो 3t का मान कितना हो जाएगा, यहां पे 3000 हो जाएगा। तो यहां से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी टी की वैल्यू। बस आपसे क्या बोला था, एक चेयर और एक टेबल का मान। एक टेबल का मान कितना है आपके सामने 1000 रुपये, और एक चेयर की वैल्यू कितनी है 500 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 1500 हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बताइएगा, हम इसको दोबारा से भी करवा देंगे। आज सेशन थोड़ा सा जल्दी में ले रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका रीजनिंग का, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल से प्रश्न है ये तो, कि मान लो ये क्या है आपका, आज का दिन है। बोला है कि गए हुए परसों शनिवार था, ये कल हो गया, ये आपका परसों हो गया, और परसों क्या था आपका सैटरडे था। तो अगले दिन संडे होगा, और जो आज क्या होगा आपका मंडे होगा। समझ गए? आज आपका मंडे है, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, तो यहां पे कल होगा आपका ट्यूसडे, और परसों होगा आपका वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से देंगे फटाफट से। और देखिएगा, ब्लड रिलेशन के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट सेशन दे चुका हूं। जिन्होंने ब्लड रिलेशन नहीं देखा, ब्लड रिलेशन उसको देखिएगा, आपका पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर आप खुद ही आपने सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन सी होगा, बहू, डॉटर इन लॉ। ओके, क्या है, महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई से अमर से हुआ है। तो जिया महेश से किस प्रकार संबंधित है, जिया महेश की डॉटर इन लॉ लगेगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी अपने आप जल्दी से सोल्व कर लेना है आपको। यहां पर क्या आंसर करोगे जल्दी से बताएंगे। यहां पे सिंपल है, यहां पे नीचे क्या है 2 है, फिर आगे आगे भी 2 है, इधर भी 2 है। तो आगे क्या होगा, डी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 2, यहां पे क्या होगा एफ की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ गए? तो यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगले वाले पार्ट में जो है वैल्यू आपकी 3 हो रही है, आपको ऐसे कर लेना है। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। जूते में हमेशा डैश होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, शोल। देखिए, जूते में जरूरी नहीं है कि लेस हो, बिना लेस के भी जूते होते हैं, बिना चमड़े के भी जूते होते हैं, और बिना स्ट्रैप के भी जूते हो सकते हैं। परंतु किसी भी जूते में तलवा जरूर होता है, शोल जरूर होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जूते में हमेशा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिश अगर स्कूल से संबंधित है तो यहां पे आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित होगा इसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। वुल्फ जो है वो पैक से संबंधित है। देखिएगा, मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं, मत्स्य वृंद बोलते हैं। तो उसी प्रकार वुल्फ के झुंड को हम बोलते हैं पैक। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका इस लॉजिक के हिसाब से मैच नहीं करता है। तो दोस्तों ये था आपका राजपूताना राइफल का पेपर। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अच्छे से सॉल्यूशन करवाएंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।